अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9 के चैप्टर नंबर 12 के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल चैप्टर नंबर 12 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर 6 थ्योरम्स हैं, जिसमें से अकॉर्डिंग टू द स्कीम एक थ्योरम लाजमी आएगा और वो 8 मार्क्स का होगा बेटा। इसलिए ये जस्ट अगर आप 6 थ्योरम्स अच्छे तरीके से कर लेते हो देन आपके 8 मार्क्स जो हैं वो बोर्ड के अंदर कंफर्म हो जाते हैं। तो हम वो स्टेप बाय स्टेप 6 के 6 थ्योरम्स जो हैं वो करेंगे। और 6 थ्योरम्स करने से पहले एक मैथमेटिकल लैंग्वेज जिसे हम कह सकते हैं, जो मैथमेटिकल टर्म्स जिनको हम कह सकते हैं, उनका हम कंसेप्ट जो है वो पहले क्लियर करेंगे ताकि वो जो लिखी हुई चीज़ है वो आपको समझ आ सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास अगर आप स्टेटमेंट देखो 12 टॉपिक नेम फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर का है वो ये है कि टाइटल है लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर। कि लाइन बाइसेक्टर किसे कहते हैं और एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये हमारे पास कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टर्म आती है वो है बाइसेक्टर, ठीक है। अब आपने वो एक काउंटिंग पढ़ी है, मोनो बाई ट्राई, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। बाई का मतलब क्या होता है 2 और सेक्टर का मतलब क्या होता है हिस्से, या जिसे हम पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो 2 हिस्से, ठीक है बेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। तो ये जो रे है ये इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है, ठीक है, दरमियान में से गुजर रही है ना, तो ये 2 बराबर हिस्सों में इसको तकसीम कर रही है। इसी तरह ये वाली रे भी आप कह सकते हो, ठीक है, ये वाली भी, ये जितनी भी बेशुमार रेज़ हैं ये लाइन सेगमेंट ए बी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है राइट बाइसेक्टर की। कि एक आपके पास नेक्स्ट वर्ड आएगा राइट बाइसेक्टर। अब बेटा मैथ्स में जब भी राइट का वर्ड आ जाएगा तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि 90 डिग्री की बात हो रही है। अब वो कहता है राइट बाइसेक्टर कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को इस तरह से 2 हिस्सों में तकसीम करे कि 90 का एंगल बन जाए, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब कि 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना, और राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से उसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है कि साथ हमें 90 का एंगल भी मिल जाए। ऊपर वाले केस में जस्ट बाइसेक्ट हो रहा था, 2 बराबर हिस्सों में दरमियान से रेज गुजर रही हैं, उसको डिवाइड कर रही हैं, एंगल की कोई हम परवाह नहीं कर रहे। लेकिन राइट बाइसेक्टर में क्या आएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उसको कोई दूसरी लाइन या लाइन सेगमेंट ऐसे दरमियान से काटे, बाइसेक्ट करे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे कि साथ ही 90 का एंगल बन जाए। 90 का एंगल मीन परपेंडिकुलर, जैसे ये ज़मीन है, दीवार खड़ी है तो 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। या आप इस तरह एग्जांपल ले सकते हो, ये मार्कर्स हैं तो इन दोनों के दरमियान कौन सा 90 का एंगल बन रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि राइट बाइसेक्टर और बाइसेक्टर। जस्ट बाइसेक्टर का मतलब है कि 2 हिस्सों में तकसीम करना, राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि 2 हिस्सों में तकसीम इस तरह से करना कि साथ 90 का एंगल बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्म साइड बाइसेक्टर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया जी साइड बाइसेक्टर ही ले लेते हैं कि आपके पास ये भी टर्म आएगी कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये उसकी ABC पॉइंट्स हैं। तो AB एक साइड है, AC एक साइड है, CB एक साइड है। तो कोई लाइन उस जो साइड को 2 बराबर हिस्सों में अगर डिवाइड कर देती है तो इसको हम कहते हैं कि ये साइड बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। कि ट्राइंगल की साइड को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। सिंपल ये साइड बाइसेक्टर का जस्ट कंसेप्ट अभी आप जो है ना वो लें। इसी तरह इसको हम लाइन बाइसेक्टर के तौर पे भी देख सकते हैं। तो लाइन बाइसेक्टर की बेटा 12 चैप्टर के स्टार्ट के अंदर डेफिनेशन भी दी है कि अ लाइन L is called right bisector of a line segment
इफ़ एल इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। देखो जहाँ पे मैंने राइट बाइसेक्टर की बात की थी तो दो मैंने पॉइंट आपको बताए थे। नंबर 1 पॉइंट क्या था कि बाइसेक्ट कर रही है, 2 पार्ट्स में उसको कन्वर्ट कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। और सेकंड हमारी राइट एंगल पे बात हुई थी कि 90 का एंगल बनना चाहिए। तो सेम चीज़ जो है ना वो यहाँ पे डेफिनेशन जो है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट पे बात कर रहा है कि एक ऐसी लाइन एल है जो राइट बाइसेक्ट करती है किसी दूसरी लाइन सेगमेंट को इस तरह से कि आगे वो दो कंडीशंस अब ज़रा गौर करनी है आपने कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 का एंगल बनना चाहिए, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट से क्या मुराद है कि दो हिस्सों में डिवाइड करनी चाहिए, ठीक है बेटा। वही दो कंडीशंस को उसने दो डिफरेंट टर्म्स के अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। तो इस तरह ये आपकी डेफिनेशन और आप साथ इसकी एग्जांपल भी ये लिख सकते हो, ठीक है। कि आप लिखोगे कि मुझे वी नो दैट कि ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी जो है वो लाइन के, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर ये फिगर बना के ये आप इसको एग्जांपल के तौर पे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म यूज़ होती है लाइन। अब ज़रा लाइन पे देखें, जितनी भी टर्म्स हमारे पास यूज़ हो रही होंगी ना, लाइन सेगमेंट, एंगल बाइसेक्टर, ये सारी हम इनका कंसेप्ट लेंगे, उसके बाद हम थ्योरम के ऊपर आएंगे। तो बेटा लाइन ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कभी रुकती नहीं है, जो कभी रुकती नहीं है, जो राइट साइड को भी मूव करती जा रही है और लेफ़्ट साइड को भी मूव करती जा रही है। और MCQs के तौर पे यहाँ पे आपने पॉइंट याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। कि ना हमें पता है कि इधर जो है राइट साइड को कितना मूव कर रही है, ना हमें पता है कि लेफ़्ट साइड को कितना मूव कर रही है, ठीक है बेटा। तो ये सिंपली हम कोई से दो पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं कि जी ये ए है, ये बी है, और इसका जो सिंबल है, इसको लिखने का जो सिंबल होता है वो होता है ए बी, और ये लाइन का ही सिंबल आपने उसके ऊपर जो है वो लगा देना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट बेटा होती है अ पार्ट ऑफ अ लाइन। कि अगर मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास लाइन है जी, ठीक है, इसमें से मैं ये छोटा सा टुकड़ा ए बी जो है वो उठाता हूँ और इसको अब मैं बड़ा करके ये मैंने लिख दिया ए एंड बी, ठीक है बेटा। तो लाइन मेरे पास थी, उसमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और वो मैंने लिख दिया। तो बेटा आपके पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट दोनों हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट को हम एज अ एंडिंग पॉइंट ही हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर आप इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके एंड पॉइंट कितने हैं। 2 एंड पॉइंट है। और इसका सिंबल हम किस तरह लिखेंगे, ए बी के ऊपर जस्ट आप लाइन लगा दोगे तो ये डिनोट करेगा लाइन सेगमेंट को, ठीक है। उसके बाद बारी आएगी रे की। रे बेटा नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि सूरज से हमें रेज आती हैं, तो सेम वही कंसेप्ट के साथ कि अगर ये मेरे पास सूरज है जी, ठीक है, तो यहाँ से रेज आ रही हैं ऐसे, तो रे जो है वो इसका सिंबल देखें कैसे होगा, ये कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो तो हमें मालूम है, लेकिन ये कहाँ तक जाती है ये हमें मालूम नहीं होता। इसलिए इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो है 1 एंड पॉइंट। एंड पॉइंट से मुराद नॉर्मली हमारे माइंड में आता है कि जो पॉइंट इख्तिताम पे जा रहा हो। तो बेटा यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में एंडिंग पॉइंट हम उसको कहते हैं जिसका मालूम हो हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 1 एंड पॉइंट के स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि, लेकिन लास्ट पे कहाँ तक जा रही है वो हमें नहीं पता। इसी तरह इसका जो सिंबल है, अगर हम इसको ए कह देते हैं और यहाँ पर कोई पॉइंट खुद से ले के बी कह देते हैं, तो हम इसको लिखेंगे ए बी और साथ ये रे का सिंबल जो है वो हम लगा देते हैं। छोड़िए स्टूडेंट, ये कुछ टर्म्स थी लाइन सेगमेंट और रे के वाले से। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं
कि लाइन का जो एंडिंग पॉइंट है वो कोई नहीं होता और इसका सिंबल ये होता है। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? डेफिनेशन के तौर पे आप याद कर सकते हो, अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और एंडिंग पॉइंट भी। नॉर्मल हम उसको क्या कह सकते हैं? 2 एंड पॉइंट्स होते हैं जी लाइन सेगमेंट के, ठीक है, और उसको सिम्बॉलिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रे। रे के अंदर मैंने सन की एग्जांपल दी है, आप वही कंसेप्ट के तौर पे याद रख सकते हो कि सन से अगर रेज आ रही हैं, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है, लेकिन कहाँ तक जा रही है ये हमें नहीं पता। तो हम कह सकते हैं कि इसका 1 एंड पॉइंट होता है और इसका जो सिंबल है वो ये है। नेक्स्ट बेटा कुछ टर्म्स मज़ीद इस्तेमाल होंगी। कॉन्ग्रेंट वर्ड जो है वो यूज़ होगा आपका कि कोई सी 2 शेप्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट कहलाती हैं। कब कहलाती हैं? फॉर एग्जांपल ट्राइंगल पे बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल्स ही लेते हैं। मेरे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, उनको मैं कॉन्ग्रेंट कब कहूँगा? जब उनकी शेप भी सेम होगी और साइज़ भी सेम होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन के अंदर बिल्कुल ये पॉइंट नहीं लिखने आपने, मैं जस्ट आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले चीज़ सीखना है कि कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है नहीं, ठीक है, सेम लेंथ है, इसकी भी सेम लेंथ है, सेम शेप भी सेम है, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों की दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रेंट है, ठीक है बेटा। ये पॉइंट अपने आप ज़हन में रखना। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ इक्वल नहीं होगी, फॉर एग्जांपल आप 5 मरले का प्लॉट लेते हो, ठीक है, मुमकिन है कि उसकी स्क्वायर फॉर्म में शेप हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि उसकी रेक्टेंगल फॉर्म में शेप आ जाए, ठीक है। तो वो अगर एक 5 मरले का प्लॉट जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है और दूसरा 5 मरले का प्लॉट जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में है या ट्राइंगल फॉर्म में है, तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। तो साइज़ भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट का बेटा आप लिख सकते हो सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है बेटा। और इसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। इक्वल टू के ऊपर वो छोटी सी मद्दा लगा दोगे आप तो ये कॉन्ग्रेंट का साइन बन जाएगा। तो बेटा इक्वल का आपने याद रखना है, ये साइन होता है, ये इक्वल का साइन है, ये सिमिलर का साइन होता है, ठीक है। और इन दोनों को अगर मिला के आप लिखो तो ये कॉन्ग्रेंट बन जाएगा। तो कॉन्ग्रेंट का पता चल गया बेटा। अच्छा सिमिलर क्या हो सकता है? जैसे मैंने ये सेकंड वाला पॉइंट जो है वो लिखा है कि सिमिलर में बेटा आप एग्जांपल इस तरह देखो कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरे पास ट्राइंगल है जी, और इसी तरह ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। आप ज़रा तवज्जो करो तो शेप इनकी सेम है लेकिन साइज़ जो है ना बेटा डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि ये सिमिलर हैं लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ना ही ये इक्वल है, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स में आपने हमेशा रखना है कि इक्वल में क्या चीज़ होती है कि साइज़ सेम है, ठीक है, शेप मैटर नहीं करती, साइज़ सेम है, 5 मरले का प्लॉट इधर है, 5 का इधर है, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर से क्या मुराद है कि साइज़ डिफरेंट है, शेप सेम है, कि एक स्क्वायर फॉर्म का प्लॉट है उसके 3 मरले का है, दूसरा स्क्वायर फॉर्म का प्लॉट है वो 10 मरले का है, तो शेप सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। इसी तरह अगर ये दोनों क्वालिटी पाई जाएँ, सेम शेप है और सेम साइज़ है, देन हम उसको कहेंगे कि ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आप टर्म एक पढ़ोगे कंकरेंट। अब कॉन्करेंट क्या होता है कि अगर कोई बहुत सारी रेज हैं, फॉर एग्जांपल ये है, और ये एक सिंगल पॉइंट पे आके इकट्ठी हो जाए, जैसे मैंने आई पॉइंट लिखा है, तो बहुत सारी रेज का एक सिंगल पॉइंट के अंदर के ऊपर आके इकट्ठे हो जाना, उसको हम कहते हैं कंकरेंट। वो पॉइंट क्या कहलाएगा? कंकरेंट कहलाएगा। जैसे आप क्लासरूम में काफ़ी बच्चे हो, तो कोई किसी अपने घर से आया, कोई किसी इलाके से आया, कोई सारे अपने अपने घरों से आए हैं, डिफरेंट घरों से आए और एक क्लासरूम में आके बैठ के, अब वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं? कंकरेंट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट में और कंकरेंट में दोनों में आपने डिफरेंस रखना है कि यहाँ पे सेम शेप सेम साइज़, और यहाँ पे कंकरेंट का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों का एक या रेज का, पॉइंट्स का
एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आके इकट्ठे हो जाना, उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बेटा कुछ जनरल जो हैं वो टर्म्स हैं जो हर थ्योरम के अंदर यूज़ होंगी, इनका आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो होना चाहिए आपको। ठीक है, और ये कुछ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये कुछ टर्म्स बताई हैं एंड पॉइंट्स के हवाले से, इनके सिंबल्स के हवाले से। नॉर्मली सिंबल का भी पूछ लेता है कि लाइन सेगमेंट का सिंबल क्या है, रे का सिंबल क्या होता है। ठीक है, वो भी आपने याद रखना है। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा अपने थ्योरम की तरफ। अब थ्योरम की सबसे पहले स्टेटमेंट के ऊपर आए। स्टेटमेंट क्या कहती है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स पॉइंट एंड पॉइंट्स। अब बेटा स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड में जस्ट आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, जस्ट स्टेटमेंट। और ये जो थ्योरम है ये आपको 8 मार्क्स का पेपर में आएगा। और ये 8 मार्क्स जो हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 1 नंबर आपका शेप का होगा, 1 नंबर आपका गिवन का, 1 टू प्रूफ का होगा, 1 कंस्ट्रक्शन का होगा, और 4 नंबर जो हैं वो इस टेबल के होंगे जिसमें प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट एंड रीज़न आ रही हैं। तो इस तरह बेटा ये टोटल जो हैं वो 8 मार्क्स जो हैं वो आपके बन जाते हैं। अब हम आते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। वो कहता है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। अब जो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमें पता होना चाहिए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। कहता है कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। अब राइट बाइसेक्टर अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है लेकिन साथ एंगल 90 का बना रही है। तो वो कहता है कि राइट बाइसेक्टर है। किसका राइट बाइसेक्टर है? लाइन सेगमेंट का। अब लाइन सेगमेंट भी हमने पढ़ा है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर किसका है जी? लाइन सेगमेंट का। इज इक्वी डिस्टेंस, वो बराबर फासले पे है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। एंड पॉइंट से मुराद उसके किनारे। ठीक है, अब ज़रा इस पहले टुकड़े पे ज़रा आपने देखना है, वो जो स्टार्टिंग होता है ना बेटा वो हमारे पास होता है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट का टुकड़ा जो होता है ना वो हमारे पास गिवन होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो हमारे पास हमने प्रूव करना होता है। अब वो कहता है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अब ज़रा गौर से पढ़ें, सुनिए क्या कहता हूँ मैं। लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है। अब ज़रा तवज्जो करें, शेप के अंदर लाइन सेगमेंट क्या है जी? AB, और उसका राइट बाइसेक्टर क्या है? LM। उसको राइट बाइसेक्ट कर रहा है, 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर रहा है और साथ 90 का एंगल भी दे रहा है। तो AB लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर और उसके ऊपर कोई पॉइंट है। भाई कौन सा पॉइंट है? हमने वो पॉइंट P लिया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम फिगर को थोड़ा सा देख रहे हैं। तो प्रूव क्या करना है कि वो जो पॉइंट है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। प्रूव ये करो कि ये जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के बराबर फासले पे है। कि हमने प्रूव ये करना है कि PA जो है वो PB के इक्वल है। ये हमने डिस्टेंस जो है ना दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी स्टेटमेंट थी। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हमने ध्यान से पढ़नी है और उसकी जो टर्म्स हैं वो उसके ऊपर हमारी पूरी कमांड होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि उसने रिक्वायर्ड क्या किया है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन में, अब बेटा यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊँ, ये कट लगाए हैं मैंने, छोटे से ब्लू कलर के जो हैं मैंने कट लगाए हैं। उस कट का जो मकसद है ये बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि वो इसको खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगा दिए, नहीं। अब ये भी आपको याद पता होना चाहिए कि इस कट का और इस कट का मतलब है कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों साइडें इक्वल हैं। जब भी ये एंगल के ऊपर कट लगे आप देखो या साइड्स के ऊपर कट लगे देखोगे तो उसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों एंगल जो हैं वो और दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, दोनों जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब आते हैं गिवन की तरफ। गिवन में हमें वो कह रहा था, स्टार्ट वाली ही स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे कि भाई हमें पता है कि ये जो LM लाइन है ये परपेंडिकुलर है। ये बेटा परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। अब ये LM परपेंडिकुलर है किसके?
लाइन सेगमेंट ए बी के। तो बेटा सिंबल भी आपने ज़रा याद रखने हैं कि जब मैं एल एम यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने लाइन का सिंबल लगाया जो यहाँ पे हमने लाइन के लिए लिखा था, ठीक है। और जब मैं ए बी को लिख रहा हूँ लाइन सेगमेंट के तौर पे तो मैंने लाइन सेगमेंट का जो सिंबल है वो यूज़ किया है। तो सिंबल्स आपने मिक्स नहीं करने, ठीक है। अच्छा, जब उसको वो गिवन कह रहा है कि आपका जो एल एम साइड है वो राइट बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ से दो चीज़ें तो वाज़ह हो गई कि जब राइट बाइसेक्ट कर रहा हो तो इसका मतलब है कि एक तो दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सेकंड नंबर पे क्या आएगा कि उसने 90 का एंगल भी बनाया। तो हम क्या कहेंगे कि अगर वो राइट बाइसेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, कि ये वाला जो आपका डिस्टेंस है वो सी बी के या बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपको पता चला। नेक्स्ट पॉइंट पी जो है वो एल एम के ऊपर, लाइन एल एम के ऊपर वाक़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रूव। हमने क्या करना है, प्रूव यही करना था कि वो जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम एंड पॉइंट के, कि ये पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है, ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट वर्ड आ रहा है तो आपने ये कॉन्ग्रेंट ही लगाना है, इक्वल नहीं लगाना है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन में सिंपली वो उसने क्या किया कि P को डॉटेड लाइन से A के साथ मिला दिया और P को B के साथ मिला दिया, जैसे मैंने ब्लू लाइन के साथ मिलाया, प्रोमिनेंट हो जाए ज़रा। तो जब हमने डॉटेड लाइन लगाई हैं तो आप ज़रा गौर करो तो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल है ACP और दूसरी है BCP। और ट्राइंगल्स की जब हमने टाइप्स पढ़ी थी चैप्टर नंबर 9 के अंदर, तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है कि ये सिंपल ट्राइंगल्स नहीं हैं, इसमें भी 90 का एंगल यूज़ हो रहा है और इसमें भी 90 का एंगल यूज़ हो रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो हम अगर लिखना चाहें तो इधर 90 का एंगल लिख सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो बॉक्सा बनाया है तो इसका मतलब भी 90 का एंगल ही होता है कि जब कोई चीज़ दूसरी के परपेंडिकुलर है तो हम उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा जैसे ही हमने ये कंस्ट्रक्शन की है तो साथ में दो ट्राइंगल्स बन गई हैं ACP एंड BCP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ACP कॉरस्पॉन्डेंस टू द ट्राइंगल BCP के हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गई हैं। अब हमने उनके ऊपर डिस्कशन करनी है, ठीक है, अपने दलाइल देने हैं, तो अब वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AC जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है, ये हमें गिवन है। ये देखो गिवन में हमने डिस्कस किया था कि AC जो है वो BC के इक्वल है। नेक्स्ट बेटा अब ये टर्म सीखनी है आपने, एंगल ACP। जब एंगल लिखना है ACP तो बेटा हमेशा आपने जब भी वो एंगल देगा तो 3 पॉइंट्स देगा, ठीक है। ACP ABC कह सकता है, DEF कह सकता है। तो इसमें आपने हमेशा फोकस करना है दरमियान वाले जो कैपिटल लेटर है उसके अंदर। अगर वो कहता है APC तो या हम P पॉइंट पे देखते कि वो P पॉइंट पे डिस्कस करना चाह रहा है। अब उसने लिखा ACP तो इसका मतलब है कि C पॉइंट के ऊपर कोई एंगल बन रहा है वो हमें बताना चाह रहा है। तो एंगल ACP, अब ज़रा ACP देखो ज़रा कौन सी ट्राइंगल है, ये फर्स्ट ट्राइंगल आ रही है, ठीक है। तो C पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसको वो डिस्कस करना चाह रहा है। इसी तरह दूसरी तरफ है एंगल BCP, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो दूसरी ट्राइंगल का C पॉइंट बन रहा है वो उसमें भी वो डिस्कस करना चाह रहा है। तो क्या वो कहता है कि भाई इस ट्राइंगल का C पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है और दूसरी ट्राइंगल के पॉइंट पे भी जो दूसरी ट्राइंगल के C पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। ये देखें ज़रा, ACP में C पॉइंट पे 90 का एंगल बन रहा है और BCP में भी 90 का एंगल बन रहा है। अब ज़रा तवज्जो करें, एंगल BCP लिखा है ना तो आप इसको PCB भी लिख सकते हो, मतलब फर्स्ट वाला और थर्ड वाला डिजिट भी आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। कि यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ACP लिखा है, आप इसको CAP भी लिख सकते हो, BCP लिखा है आप इसको CBP भी लिख सकते हो, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। हाँ अलबत्ता जिस पॉइंट के ऊपर आप एंगल को डिस्कस करना चाह रहे हो वो हमेशा दरमियान में होना चाहिए। एंगल ACP लिखा है तो आप इसको एंगल
PCA भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक जो है ना वो आपने चीज़ याद रखनी है कि जिस पॉइंट के जो दरमियान में पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब होता है कि हम उस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन जो है वो करना चाह रहे हैं। अब वो कहते हैं एंगल ACP इक्वल है एंगल BCP का। तो बेटा C पॉइंट पे दोनों का एंगल जो है वो इक्वल है। क्यों इक्वल है? अब रीज़न में आते हैं। रीज़न क्या है कि हमें बताया गया कि परपेंडिकुलर PC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? AB के। अब PC बेसिकली क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। LM जो था वो एक लाइन थी, लेकिन उसके दरमियान में दो टुकड़े आ रहे हैं P और C पॉइंट। तो इसमें PC में भी लाइन सेगमेंट का जो सिंबल है वो यूज़ होगा। अच्छा, PC जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? AB के, ठीक है बेटा। और जब परपेंडिकुलर कोई चीज़, एक चीज़ दूसरी चीज़ के परपेंडिकुलर हो जाए तो वो एंगल 90 बन जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि ये हमारी ज़मीन है और दीवार है, दरमियान में क्या एंगल बन रहा है? 90। दीवार है, उसके साथ छत है, उसके दरमियान क्या बन रहा है? एंगल, उसमें भी 90 का एंगल बन रहा है। क्योंकि वो कहता है एंगल एट C पॉइंट जो है वो 90 डिग्री है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का C पॉइंट पे जो एंगल है और दूसरी साइड पे जो ट्राइंगल का C पॉइंट है उस पे जो एंगल बन रहा है वो दोनों के दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि जो PC है, इस ट्राइंगल की जो साइड PC है और इस ट्राइंगल की साइड जो PC है, दोनों की दोनों वो क्या हैं? इक्वल हैं। दोनों की दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। उसकी रीज़न क्या है कि वो साइड दोनों में कॉमन आ रही है। ये देखो दोनों की वो साइड है, तो रीज़न में क्या आएगा कि वो दोनों में कॉमन आ रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे आप ज़रा तवज्जो करें। पहली ट्राइंगल की एक साइड दूसरी ट्राइंगल की एक साइड के इक्वल हमने प्रूव की, कॉन्ग्रुएंट प्रूव की। पहली ट्राइंगल का एक एंगल दूसरी ट्राइंगल के एक एंगल के कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किया। फिर दूसरी साइड जो है, पहली एक साइड कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी थी दोनों ट्राइंगल्स की, अब दूसरी साइड भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की, जहाँ से बेटा हमारे पास पास्टुलेट हमने 10th चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं डिटेल के साथ कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइडें एक एंगल और इस दूसरी ट्राइंगल की भी दो साइडें एक एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएं, देन हम कहते हैं कि दोनों की दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। अब ज़रा तवज्जो करनी है, मैं इधर से आपको बताता हूँ क्या है कि AC जो है वो BC के इक्वल था। ये चीज़ हमें जो है वो गिवन थी। नेक्स्ट स्टेप में ये जो PC साइड है ये क्या है? ये भी दोनों में कॉमन आ रही थी। और ये 90 के जो एंगल हैं ये भी दोनों में क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो यहाँ से बेटा पास्टुलेट अप्लाई हो रहा है, SAS पास्टुलेट, साइड एंगल साइड पास्टुलेट, ठीक है। और जब भी दो ट्राइंगल्स के ऊपर कोई भी पास्टुलेट अप्लाई हो जाए, साइड पास्टुलेट अप्लाई हो जाए, HS पास्टुलेट अप्लाई हो जाए, SAS पास्टुलेट अप्लाई हो जाए, जब भी कोई सी दो ट्राइंगल्स के ऊपर कोई सा भी पास्टुलेट अप्लाई हो जाए, देन वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, नेक्स्ट हर थ्योरम में आएगा कि जब भी दो ट्राइंगल्स के ऊपर, ये दो ट्राइंगल्स हैं, उनके ऊपर पास्टुलेट अप्लाई हो गया है, जब पास्टुलेट अप्लाई हो जाए तो देन हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। कि हमारे पास जो ट्राइंगल ACP है और BCP जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो दोनों की दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस साइड क्या होती है? अच्छा, कॉन्ग्रुएंट आ गई है, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों ट्राइंगल्स की शेप भी सेम है और साइज़ भी सेम है। जो एक की चीज़ें हैं वही दूसरी की चीज़ें हैं, सेम टू सेम वैसे ही है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो आपको सेम वही बंदा है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे आ रहा है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ईच एंड एवरीथिंग इक्वल है इसके ईच एंड एवरीथिंग के। तो बेटा थोड़ा सा आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस ये है और इस ट्राइंगल में हाइपोटेनियस ये है। तो PA जो है वो दोनों के, हजारी बात है, जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब दोनों के हाइपोटेनियस भी इक्वल होंगे। तो बेटा हम कह सकते हैं कि PA कॉन्ग्रुएंट है PB के। तो इस तरह बेटा ये हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है, ठीक है। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको एक दफ़ा देखिएगा कि हमें गिवन था कि लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है।
और वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो सबसे पहले गिवन में है एल एम लाइन परपेंडिकुलर ए बी लाइन सेगमेंट, और ए सी लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है बी सी के, क्योंकि वो उसको राइट बाइसेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। और फिर हमें ये भी पता था कि जो राइट बाइसेक्टर एल एम है, लाइन जो है वो राइट बाइसेक्ट कर रही है ए बी लाइन सेगमेंट को, उसके ऊपर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, एल एम लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी है। और प्रूव क्या करना था कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट पी ए कॉन्ग्रेंट टू पी बी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्शन क्या की कि ज्वाइन किया पी ए को पी को ए के साथ एंड पी को बी के साथ हमने ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई ए सी पी एंड बी सी पी। अब हमने उनको डिस्कस करना है, तो डिस्कशन में ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, कि एक साइड जो है वो दूसरी साइड के इक्वल आ रही है। वो क्यों इक्वल आ रही है, रीज़न भी साथ साथ लिखते जाना है कि वो गिवन है हमें कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। नेक्स्ट एंगल हमें पता चल रहा था, क्योंकि राइट बाइसेक्ट उसने बोला था गिवन के अंदर के राइट बाइसेक्ट कर रही है, इट्स मीन्स दैट, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो 90 का एंगल भी जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो हमने दोनों पहली ट्राइंगल के सी पॉइंट पे और दूसरी ट्राइंगल के सी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है हमने कहा ये कॉन्ग्रुएंट है, और उसकी रीज़न क्या है कि पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के, पी सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और सी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह बेटा हमारे पास एस ए एस पास्टुलेट जो है वो हमारा बन गया, और जब पास्टुलेट कोई भी बन जाता है, कोई सी दो ट्राइंगल्स के ऊपर पास्टुलेट अप्लाई हो जाता है, इट्स मीन्स दैट कि दोनों ट्राइंगल्स के हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो इसका मतलब होता है कि जो चीज़ें फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर आ रही हैं वही चीज़ें सेकंड ट्राइंगल के अंदर आ रही हैं। इसीलिए बेटा मैंने फर्स्ट ट्राइंगल का हाइपोटेनियस और दूसरी ट्राइंगल का हाइपोटेनियस दोनों को इक्वल लिखा, और यही चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे थे। सो डियर स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो बता देता हूँ कि पेपर में जस्ट आपको स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। और अब आप ज़रा गौर करना है कि मैंने ये थ्योरम आपको करवाया कैसे है। मैंने गिवन लिखा, प्रूव लिखा, कंस्ट्रक्शन है, ये स्टेटमेंट, रीज़न सारी लिख ली हैं। मैंने हर स्टेप के अंदर फिगर को यूज़ किया है मैंने, ठीक है। तो विदाउट फिगर आप ये चीज़ें लिख नहीं सकते। और एक बात ख़ास तौर पे आपने ख्याल रखनी है कि ये जो पॉइंट्स हैं कोशिश करें आप बुक वाले ही यूज़ करें, क्योंकि आपने ये वाला डाटा सारा जो है ना वो एक किस्म का याद करने की कोशिश की होती है, रट्टा लगाया होता है। सम टाइम बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि इसको पी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको एम कह दिया, इसको मतलब चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि जब आप इधर फिगर से चेंज करके इस तरफ मूव करोगे तो यहाँ पर चीज़ें मिक्स हुई होंगी सारी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे P की जगह L और L की जगह P कर दूँ तो बेटा अब लाइन जो है वो PM बन रही है, ठीक है, और जो लाइन सेगमेंट है वो LC बन रहा है, तो यहाँ पे तो सारा कुछ ही चेंज हो जाएगा ना। इसलिए आपने इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि फ़िगर को आपने 5-7 दफ़ा ज़ुबानी बना लेना है अच्छे तरीके से, ताकि उस पर ज़रा पूरी तरीके से कमांड आ जाए। और आपने इसको एक स्टोरी की तरह याद करने की कोशिश करनी है कि गिवन में पहले फिगर से मैंने ये चीज़ें ये लिखनी है, फिर मैंने टू प्रूफ लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, उसके बाद स्टेटमेंट है, रीजंस हैं, उसको आपके माइंड में ये सारा चल रहा होना चाहिए, ठीक है। फिर ये आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये वाली चीज़ों के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। आपको पता हो कि राइट बाइसेक्टर क्या है, साइड बाइसेक्टर किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और इसी तरह बेटा दो डेफिनेशंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये स्टार्ट में ही है चैप्टर की दी हुई, और साइड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल के बाइसेक्टर से क्या मुराद है, या जिसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो बेटा एंगल क्या होता है, दो रेज मिल के जो है वो एंगल बनाती हैं ऐसे, ठीक है। ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, तो ये मेरे पास कोई एंगल बन रहा है। अब तीसरी एक रे ने इसको यहाँ से काटना है, इसको नाम दे दें ए, ओ, बी एंड ये पॉइंट की सी। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे बेटा कट लगा दिए हैं छोटे से दो। इसका मतलब होता है कि ये वाला जो पहला हिस्सा है, ये वाला पहला हिस्सा जो है
ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको वाज़ह करके लिखा है कि पहला जो एंगल है वो दूसरे एंगल के, हमें नहीं पता कि टोटल एंगल कितना है, हमें नहीं पता कि डिवाइड करने के बाद एंगल कितने कितने के बने, हमें बस इतना पता है कि जो ओ सी रे है इसने जो एंगल था ए ओ बी, बड़ा एंगल कौन सा है बेटा, एंगल ए ओ बी। अब देखो मैंने जो जिस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ वो मैंने दरमियान में रखा हुआ है, ठीक है, ओ पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, और ए ओ बी ऐसे, हाँ आप इसको बी ओ ए भी लिख सकते हो, क्योंकि फिर भी जो ओ है वो सेंटर में रहेगा और हम उसको जो है वो करेंगे। तो बेटा अब ज़रा यहाँ पे मैं एक रिज़ल्ट लिखने लगा हूँ कि एंगल ए ओ बी इक्वल है, एक बड़ा एंगल जो है उस किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है, तो ए यहाँ पे 3 एंगल मान रहे हैं, एक तो ये सबसे बड़ा जो मैंने फर्स्ट पे बनाया था, सेकंड जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 छोटे एंगल भी बन गए। तो एंगल ए ओ सी जो है बेटा इस पे भी ओ पॉइंट पे हमने फोकस रखना है, तो हमारे पास ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, और जब हम बी ओ सी पे बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी हमारे पास सॉरी ए ओ सी पे ये वाला बन रहा है और बी ओ सी पे ये सेकंड वाला नीचे वाला जो है वो एंगल बन रहा है। तो हम ये रिज़ल्ट भी दे सकते हैं कि भाई एज वी नो दैट एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ सी, कि उसने एक बड़े एंगल को ए ओ सी रे ने एक बड़े एंगल ए ओ बी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो 2 हिस्से कौन से हैं, एक है ए ओ सी और दूसरा है सी ओ बी, या बी ओ सी भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह आप डेफिनेशन पे आओ तो डेफिनेशन वो कहता है अ रे बी पी इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी एंड पी पॉइंट इज़ द इंटीरियर एंगल, कि पी जो है वो एंगल के अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी पी जो है वो इक्वल है एंगल पी बी सी के। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है उसकी एग्जांपल भी लिख सकते हो और उसको एक्सप्लेन आपने डेफिनेशन लिखने के बाद खुद से एक एग्जांपल लोगे आप और उसको आप सिंपल तरीके से एग्जांपल को लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये 2 डेफिनेशंस जो हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थ्योरम्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।